जैसे मान लीजिए कोई भी एक्ट है, उसमें आपका ईयर ABCD करके ऐसा है, आपको ईयर याद होना चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 1979 है या 1956 है, और ये दो आपको याद नहीं है, तो ऑप्शन में भी ऐसा दिया रहता है। जैसे ए दिया रहेगा, ABCD, बी दिया रहेगा ACBD, सी दिया रहेगा आपका, ओके, CABD, और डी दिया रहेगा आपका ACBD। आगे और कौन आपने दिया मैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज, कौन है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से देखने से आपको लग जाएगा कि यहाँ ए भी अगर आपको पता है तो आपको पता है कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। इतना तो आपको क्लियर होगा ना। ओके, क्योंकि इन दोनों में ईयर तो अगर देखेंगे तो ये लगभग आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि पहले ए तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 56 से 79 है। तो एटलीस्ट आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही पाएंगे कि ए बी तो साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, क्योंकि 79 बड़ा होता है, राइट। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसी प्रकार से एटलीस्ट कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऐसे करके, तो कुछ ऑप्शन बचेंगे तो आप उससे आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इवन ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर ईयर आपको सीक्वेंस में लगाना होता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, वहाँ पर भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि दो ऑप्शन में से एक पहले आएगा, बी बाद में आएगा, तो ऑप्शन में वैसे दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पर ए पहले है, तो ये पहले आ नहीं सकता, क्योंकि ये तो 79 है, पहले बी ही आएगा। तो जहाँ जहाँ ए बी के आगे है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है। जी सर। एक you can apply only mid to young and fruity tasty sweet eat आपका soon आवाज eat maize and tasty snack. आवाज ही नहीं आ रहा है आपका, क्या बोल रहे हैं। क्लियर। देखो, एक कल क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको एक बार डिस्कस कर So लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ओके। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो वो क्लियर है सभी को कि दोबारा उसको रिपीट कर दूं मैं। सर क्लियर है तो। ओके, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने 2-3 बार उसको पढ़ाया हुआ है। और ये इसका भी एक, आई थिंक आज मैंने नोट्स जो शेयर किया हुआ है उसमें ये तीनों फर्स्ट जनरेशन, सेकंड हाँ जनरेशन, थर्ड जी, जनरेशन रह के लास्ट में हैं। है। और साथ साथ में उसके नीचे लास्ट में ये है। भी दिया हुआ होगा, मतलब जो UN के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3 से लेकर 21 जो आपको फर्स्ट जनरेशन में है, उनको भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी दिए रहते हैं कि कौन से कन्वेंशन में है। यस जैसे सर। कि जो पहला कन्वेंशन है UN डिक्लेरेशन का, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो जो कि हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में। तो उसको भी याद करना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है। आर्टिकल आर्टिकल 3 से लेकर 21 है, आर्टिकल जैसे सेकंड जनरेशन में 22 से 27, तो उनको भी एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सर इसकी फुल फॉर्म्स आती है ना, यूएन, यस यस यस, जैसे कि हाँ, UNFCCC वगैरह। तो उनका फुल फॉर्म भी आपने आता है, भेजा ईयर, था। हाँ, ईयर भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको वही पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। Yes, sir. UN डिक्लेरेशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन दी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, वो सेकंड जनरेशन है। इसी प्रकार से तीनों वाले, तीनों में पढ़ लेना। तीनों के जो जो होंगे मैंने लिखा हुआ है उसमें नोट्स में, आर्टिकल भी लिखा हुआ है और कौन सा कन्वेंशन है या कन्वेंट या ट्रिटी है, उसको भी मैंने मेंशन किया है। Yes, sir. ठीक है। एक दो नोट्स और हैं, उसको मैं शेयर कर दूंगा भी आजकल में। कल सैटरडे संडे है, थोड़ा फ्री रहूंगा तो मैं कुछ और कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, यूनिट 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। आर्टिकल ट्रिक यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू, ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है ना। आर्टिकल नंबर याद हो जाएगा, बट डिटेल कैसे करें। डिटेल आपको डिटेल आपको याद नहीं करना होता है ना। आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, आपको लिखना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन के आपको डिटेल में आपको लिखना हुआ है। ऑप्शन आपको 4 दिए रहते हैं, उसमें से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सर साउंड थोड़ा कम है, साउंड कम आ रहा है क्या। ओके, हाँ सर, कभी कभी बिल्कुल स्लो आता है। बिल्कुल शुरू। हेलो, हरिवरन सिंह।
आपने जो लिखा हुआ है ठीक है। देखो ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ पढ़ना, आपको पहले अच्छे से पढ़ना होता है डिटेल में। डिटेल में पढ़ने के बाद ट्रिक बनाते हैं, ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप लिंक कर पाए याद करने के लिए। ओके, पहले आप पढ़िए, डिटेल में पढ़िए हर एक आर्टिकल को, फिर उसके बाद ट्रिक बनाइए जो आपने लिखा हुआ है ना, जो मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया होगा आई थिंक, ट्रिक बना करके। तो पहले पढ़ लीजिए डिटेल में। और आर्टिकल थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है कि एक आर्टिकल है किसके बारे में, आर्टिकल 17 किसके बारे में, बस थोड़ा थोड़ा सा। ओके, आपको वहाँ लिखना नहीं है, वो टिक करना है बस। उतना पढ़िए जितना हमारा एग्जाम के लिए अच्छे से क्लियर हो जाए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, distribution and the means of transmission of the disease in individuals, abnormal person, populations or older person। बताइए क्या आंसर होगा, सभी लोग आंसर दीजिए। पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही लिखा है। ओके, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, एक डेफिनेट पॉपुलेशन होती है, जैसे किसी कस्बा या किसी टाउन में या उससे थोड़ा सा बड़ा, उस एरिया में हम जो स्टडी कर रहे होते हैं हेल्थ को लेकर के, हेल्थ कंडीशन को लेकर के। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर किसी प्रकार की कोई बीमारी जो है फैल गई, स्प्रेड कर गई है, तो वहाँ पर उसको स्टडी करने के लिए, उसके पैटर्न को, उसका क्या कारण है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या स्टेटस है प्रेजेंट टाइम में, उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया या बोल सकते हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए, उसकी हेल्थ रिलेटेड स्टडी करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, ताकि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, कुछ भी है, उसका मेन कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका पैटर्न समझना, किस प्रकार की बीमारी है, डिजीज है। ओके, एक पर्टिकुलर जो है जगह में, एक सॉरी डेफिनेट पॉपुलेशन में। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये अभी जितने क्वेश्चन आएंगे आपके सभी के सभी जो लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आ कैसे जाए। तो हमेशा आप जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ करें उसको समझिए, पढ़िए, उसको देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इंडिया। लीगली बाइंडिंग। बताइए क्या होगा। सी। सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने जो है इंडिया। CSR यस को सर। मैंडेटरी किया है। अंडर विच एक्ट, कौन सा एक्ट है बताइए। यही कंपनी एक्ट 2013 है। ओके, सो दिस इज द लीगली मैंडेटरी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। इसके क्या क्या प्रोविजन है उसको समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 135(1) ऑफ दिस एक्ट, इसके अंदर जो है मेंशन किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो सभी कंपनी, ओके, उनको एक CSR कमेटी बनानी होगी, जो कि पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं कि कुछ कैटेगरी में आती है। कैटेगरी को हम एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला कैटेगरी है कि जिस कंपनी की नेटवर्थ जो है कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़। 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। दूसरा कंडीशन है कि अगर टर्नओवर जो है 1000 करोड़। 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। तीसरा कंडीशन है कि अगर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 से करोड़ से ज़्यादा है। ज्यादा। हाँ। अगर ये 3 कंडीशन है, ओके, उसके बाद अगर जो है कंपनी इसमें क्वालिफाई करती है, देन दे हैव टू स्पेंड सम मनी। कुछ उनको जो है मनी स्पेंड करना पड़ेगा, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, शिक्षा के लिए या इसके डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ हिस्सा उनको स्पेंड करना होता है। कितना परसेंट करना होता है। 2%। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द CSR टू एनी कंपनी, कोई भी कंपनी
इस एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 135(1) है, इस एक्ट के अंदर दीज आर थ्रेशोल्ड, अगर ये क्वालिफाई करते हैं देन दे हैव टू स्पेंड सम मनी टू परचेज मनी द डिफरेंट ओके सोशल सर्विस एक्टिविटीज दैट कुड बी हेल्थ केयर और सैनिटेशन, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और एनीथिंग लाइक जहाँ पर कोई कंपनी है वो आसपास उसके अगर कोई विलेज है तो वहाँ पर वो किसी प्रकार का प्रोग्राम या वेलफेयर एक्टिविटीज कर सकते हैं, या कहीं पर भी इंडिया में किसी भी जगह पर। तो सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, अब कितने परसेंट आपको स्पेंड करना होता है किसी कंपनी को, उसके अलावा कौन सा एक्ट है, ओके कौन सा सेक्शन है जिसमें ये थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि क्या क्या थ्रेशोल्ड होने चाहिए, लिमिट जो दी गई है कि कोई कंपनी जो है सीएसआर एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो दीज आर द कंडीशन। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अंडर दिस एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फोर पिलर्स ऑफ द डिसेंट वर्क प्रमोटेड बाय द ILO आर, कौन कौन से फोर पिलर हैं? बी ऑप्शन है। सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। चार महत्वपूर्ण पिलर जो है इन्होंने बात की है ऑफ डिसेंट वर्क, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ओके, तो ये तो होगा। So, दूसरा है वर्कर राइट्स, उनके अधिकारों की बात करना। B होगा। नेक्स्ट है सोशल प्रोटेक्शन एंड नेक्स्ट है सोशल डायलॉग। सो दीज आर द डायलॉग। बिल्कुल फोर पिलर। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ओके, ट्रेड यूनियन इसका पिलर नहीं है अगर हम, लेकिन अगर बात कर सकते हैं बेसिकली ये भी बात करता है वर्कर के राइट का। ओके, सोशल डायलॉग का, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पिलर ऑफ दिस ILO के द्वारा जो प्रमोट किए गए, मेंशन किए गए। सो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फैमिली थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके जो अब एग्जाम हुआ था उसी के हैं। फैमिली थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ थेरेपेटिक अप्रोचेस दैट इंक्लूड, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा? री एजुकेटिव सेशन, इंडिविजुअल्स काउंसलिंग, फैमिली एंड कपल काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सर ये ऑप्शन। सर ये लग रहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी नहीं होगी। ओके, क्यों नहीं होगी? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो हम जिसको CBT बोलते हैं, थेरापेटिक अप्रोच है, इसका हम यूज करते हैं किसी इंडिविजुअल्स की जो भी उसकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, विचार होते हैं, बिहेवियर होता है, उसको बदलने के लिए हम लोग CBT यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही फैमिली इसमें फैमिली थेरेपी में काम करे, क्योंकि फैमिली थेरेपी में तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं। दैट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड CBT। ओके, तो आपका फैमिली थेरेपी में जैसे लिखा है री एजुकेटिव सेशन, ये हो सकता है। फैमिली एंड कपल थेरेपी हो सकती है। देखियो फैमिली थेरेपी में क्या क्या आता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है फैमिली की, जैसे कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर हम काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं किसी फैमिली को तो देर में भी देर इज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द मेंबर ऑफ द फैमिली, लाइक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है या फिर किसी प्रकार का झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है। ओके, तो बहुत कई प्रकार के इशू होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एज ए सोशल वर्कर फैमिली थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कॉग्निटिव या CBT हमको यूज करना पड़े। ओके, कुछ सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसके लिए CBT की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज री एजुकेटिव सेशन, इसका मतलब क्या होता है? बताइए, एनीवन जस्ट, मतलब री एजुकेटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताएंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक दूसरे के, कैसे जो है आपस में कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, कितने इफेक्टिव तरीके से जो है डिस्कस कर सकते हैं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। तो री एजुकेट करना, उनको बताना समझाना। इंडिविजुअल काउंसलिंग तो पता ही होता है इसका मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फैमिली एंड कपल काउंसलिंग, वो फैमिली थेरेपी का हिस्सा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं, ओके, तो जो भी कॉमन इशू होते हैं उसको लेकर के सब लोग आपस में झगड़ा होता है, तो पूरी की पूरी फैमिली का जो है काउंसलिंग करना पड़ता है। ओके, जैसे कपल है, पार्टनर्स है, उनके बीच में जो भी एक रिलेशनशिप डायनेमिक्स होती है उसको ठीक करने के लिए तो पूरी फैमिली को इंक्लूड करना पड़ता है कभी कभी थेरेपी के अंदर। सो दैट इज फैमिली एंड कपल थेरेपी।
एंड ग्रुप थेरेपी मतलब होता है फैमिली एंड पूरी की पूरी फैमिली हो जाएगा। ओके। और हो सकता है कि मल्टीपल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली भी ले सकते हैं उसमें हम। ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप थेरेपी। ओके, ग्रुप थेरेपी में बहुत सारे सेशन होंगे, मल्टीपल फैमिली या जो आसपास की फैमिली या जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनको भी हिस्सा बनाया जाएगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन इश्यू, जो भी आपस में कॉमन एक्सपीरियंस उनको शेयर करना और सपोर्ट प्रोवाइड कराना एक दूसरे को अंडर द फैमिली थेरेपी। तो ये सभी चारों ऑप्शन होंगे। डी वाला नहीं होगा, ये मतलब होता है लेकिन दैट इज नॉट ऑलवेज द पार्ट ऑफ द फैमिली थेरेपी, क्योंकि हमेशा सीबीटी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, तो चूंकि यहाँ पर चार ही ऑप्शन दिए हैं तो आपको ये इसी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के सही है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी ये ऑपरेट यूज करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑलवेज द पार्ट ऑफ द फैमिली थेरेपी, क्योंकि फैमिली में की जो समस्या होती हैं डिफरेंट टाइप से होती हैं। ओके, नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो आपका बी वाला, सॉरी, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक हम लोग डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ पर ये इकोसिस्टम मॉडल दिया गया है ब्राउन फैन बिनर के द्वारा, और इसमें कुछ डिफरेंट एनवायरमेंटल लेयर्स दी गई है जो कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे या किसी पर्सन के विकास में जो है इन्फ्लुएंस करती है। उसका जब सोशलाइजेशन होता है, स्टार्ट होता है, तो किस प्रकार से जो है उसका जब डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं या जो लेयर है या जो सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे माइक्रो सिस्टम है, मेजो सिस्टम है, मेगा सिस्टम है एंड एक्सो मैक्रो। सर डी ऑप्शन है। देखो यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है, मेगा सिस्टम। अब मेगा सिस्टम कुछ होता नहीं बेसिकली, तो सी होगा नहीं आपका, है ना। अगर सी नहीं होगा तो ये यहाँ पर जहाँ जहाँ सी लिखा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मान लीजिए कौन पहले कौन बाद में आता है, देन इवन अब जस्ट इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि मेगा सिस्टम तो कहीं पढ़ा ही नहीं होगा आपने, राइट। माइक्रो होता है, मीजो होता है, मैक्रो होता है, तो मेगा कुछ नहीं होता है, तो आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? पहले क्या आता है सबसे पहले, कौन सा सिस्टम आता है? माइक्रो। माइक्रो। ओके, माइक्रो मतलब होता है इमीडिएट जो रिलेशनशिप होते हैं पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर है। उसके बाद आएगा आपका मीजो। मीजो। मीजो मतलब जैसे पेरेंट टीचर, थोड़ा सा जो हाँ एक्शन। सर, दो माइक्रो सिस्टम को आपस में इंटरेक्ट करवाना। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा? मैक्रो। मैक्रो है इसमें, हेक्सो। हेक्सो आएगा ना। हाँ सर, सॉरी एक्शन। हेक्सो आ गया। हेक्सो का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, जैसे कि नेबरहुड है, सराउंडिंग से। सर एक्सटर्नल इकोसिस्टम। हाँ, एक्सटर्नली बोल सकते हैं, इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर होता है वो, उसको आपका एक्सो सिस्टम के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पर। दैट इज द, ओके, जैसे मीडिया है और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी एक्सो सिस्टम में आ जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद मैक्रो। सर सोशल मीडिया इकोसिस्टम में आएगा क्या? हाँ, उसमें आ सकता है एक्चुअली, इनडायरेक्टली अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको हम हिस्सा मान सकते हैं उसका। ओके, इवन वो आपका मैक्रो में भी आ जाएगा क्योंकि वो भी ब्रॉड है, लेकिन समझने के लिए बेसिकली कि जहाँ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट करके रखिए आप लोग प्लीज। नेक्स्ट आएगा आपका मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है कि जिसमें आपका कल्चर आ जाता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर, जो कि जैसे सोशल स्टेटस, फैमिली का सोशल स्टेटस कैसा है, पेरेंट्स का है, कल्चरल, एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल एरिया, ये सभी आपके मैक्रो सिस्टम में आ जाते हैं। ओके, लोकेशन, कि बच्चे की परवरिश किस जगह हो रही है, किस प्रकार के एरिया में रह रहा है, क्या उनके पेरेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। ओके, एथनिसिटी, ये सभी चीज़ें आपके मैक्रो में आएंगी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कौन सा आता है? क्रोनो सिस्टम से। क्रोनो। रहेगा क्रोनो। क्रोनो में क्या क्या आता है? कुछ भी आ सकता है, जैसे सर मान जो लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पॉलिसीज वगैरह जो आती हैं सर वो क्रोनो इसमें आएंगी। पॉलिसी हो गया, और कोई घटना, कोई इवेंट है, जैसे कि मान लीजिए जिन बच्चों का जन्म अभी कोविड 19 के टाइम पे हुआ है,
तो वो जो है इन्फ्लुएंस है वो क्रोनस सिस्टम के अंदर आएगा। या जैसे कहीं पर कोई वार हो जाता है, ओके, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे जो बच्चों का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जब उन बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो वो जो अनुभव होता है उनका, वो इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर में या उनकी पर्सनालिटी में बाद में, ओके, उनके विकास में। तो जो इन्फ्लुएंस है उस टाइम का, ओके, कोई इवेंट है, कोई घटना घटी है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई इस प्रकार का, तो वो ट्रांजिशन फेज होता है, वो आपका क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं वो लाइफ भर जो है हमेशा उसके अंदर रहेगा, पर्सनालिटी के अंदर, थ्रू आउट द लाइफ। तो आपको क्रोनो सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पहले आपका मैक्रो आ जाएगा, फिर आपका मीजो आएगा, फिर आपका एक्सो आएगा, फिर आपका मैक्रो, क्रोनो। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें किसी को डाउट तो नहीं है पांचों में से? मैक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और आपका क्रोनो। बड़े लेवल पर नेशनल इंटरनेशनल, हाँ वो भी ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। ड्यू टू COVID-19 pandemic, workers has started fleeing from the urban area to the village. This may be treated as a form of। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, समझ के जो है थोड़ा पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आंसर लगा पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। ए बी सी डी से बी ऑप्शन है। देखो इसमें सभी आ जाएंगे। तो कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, किसी क्राउड का हिस्सा होते हैं, तो एक वो इमर्ज होकर एक बिहेवियर डेवलप होता है या एक्शन डेवलप होता है, उसको हम कलेक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। ओके, तो उसको हम कलेक्टिव बिहेवियर बोल सकते हैं। दूसरा इसमें है मास हिस्टेरिया। मास हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है? तो कोई भी घटनाएं घट जाती है, या जैसे कि ये थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब जनरली क्या होता है, किसी प्रकार की र्यूमर फैलती है ना, या कोई भी इस प्रकार का belief, लोग जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एंजाइटी में होते हैं, डर में होते हैं, फियर में होते हैं, इंटेंस फियर होता है, तो उसको हिस्टेरिया बोलते हैं। तो कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स या पूरा भीड़ जो है अनुभव करती है डर का, एक भय का, दैट इज कॉल्ड मैस हिस्टेरिया। तो वो भी इसका हिस्सा हो सकता है, क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे तो एक नया अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो पूरी भीड़ जो करती है फिर सब लोग वही करते हैं, सिंपल भाषा में ही बोलूँ तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक का मतलब वही रहता है कि सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फीलिंग। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टिव माइंड। तो ये वो एक ही बात है, तो ABCD हो जाएगा। ओके, कलेक्टिव माइंड का मतलब होता है एटीट्यूड, किसी भी चीज को लेकर के इमर्जिंग एटीट्यूड फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम द कम्युनिटी, दैट इज कलेक्टिव माइंड। सो ABCD करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे आई थिंक अभी एक दो क्लास पहले। क्या आंसर होगा इसका? देखो अभी ये जो 2016 ए वाला बी है डी। इसमें लिखा है कि अमेंडेड करके इंक्लूड किया गया है, कौन सा वाला ये बताना है। डी ऑप्शन है सर। ये बी और डी, डी विल बी राइट आंसर। ये सेरेब्रल पाल्सी पहले पहले वाला जो एक्ट था 1995 वाला, उसमें था ऑलरेडी। ओके, अंडर द लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। ओके, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग constitute victims of the substance abuse? Again, this is also very easy question. A person addicted to alcohol, किसको बोलेंगे सब्सटेंस एब्यूज का विक्टिम? जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है या नार्कोटिक ड्रग्स उस पर डिपेंडेंट है या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, या ऐसा पर्सन जो कि इरेटेड ड्रिंक्स लेता है बहुत ज़्यादा, या नेक्स्ट इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, बहुत सारी सर ड्रग्स बी ऐसी आती आंसर। हैं। बी, ओके, बी मीन्स BCD। बी सी डी। BCD मतलब ए वाला नहीं होगा? सर ए अल्कोहल, बी डी का होगा आंसर डी। सर। सी, इसमें जो सी लिखा है ना, पर्सन एडिक्टेड टू दी इरेटेड ड्रिंक, ये आई थिंक आपका ये नहीं होगा, क्योंकि इरेटेड ड्रिंक तो मतलब सिंपल है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पेप्सी जो हम लोग पीते हैं, कोक वगैरह, तो वो आता है ओके उसमें। ओके 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 मैम। ओके, ओके, मुझे एडिटेड का मतलब नहीं पता। हाँ, तो दैट इज सिंपल कोक, पेप्सी वगैरह, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं वो।
तो सी नहीं होगा, बाकी के तो सभी हो जाएंगे। जैसे बहुत जो जो आपकी खांसी की दवा होती है, कुछ लोग जो है नशा करने के लिए उसको लेते हैं, तो वो भी एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है, या बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं उसका यूज करते हैं नशा करने के लिए, एडिक्टेड, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज। और बाकी के नार्कोटिक ड्रग हुआ या अल्कोहल हुआ, सभी के सभी आ जाएंगे, तो ए बी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द वेरियस फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, बताना है लाइफ साइकिल होती है कैसे चलती है इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लेकर के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैसे होती है उस फेजेस में आपको बताना है। पहले क्या आएगा? सर बी ऑप्शन, बी ए डी सी ई। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आप देखो कि यहाँ पर ई दिया है, दो में सी दिया है, तो आप ये देख लो कि ई और सी लास्ट में कौन हो सकता है। तो सी लिखा है डिलीवरी, तो देखो डिलीवरी स्टेज तो बीच में आता है ना, लास्ट में तो, है ना, बीच में मतलब लास्ट में तो आएगा नहीं सी वाला, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब देख लो ए और बी में, पहला में ए और बी में कौन आगे आएगा, तो प्लानिंग स्टेज और डिफाइनिंग स्टेज। डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग पहले आएगा तो बी बाहर कर दो, दो ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन आपको जरूर देखना है अच्छे से, कभी कभी, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे भेज दिए रहते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके पहले कौन आ रहा है, फोर्थ नंबर में कौन है, फिफ्थ नंबर कौन है, तो ऑप्शन देख कर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इजी रहेगा आपको समझना, अंडरस्टैंड करना। ओके, ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के बारे में यहाँ पर कौन सा सही फेज है, ये हम लोग डिस्कस किए आई थिंक पहले भी। प्रेपरेशन ऑफ द जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एंड एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस डेटा, उसको कलेक्ट करना, जॉब एनालिसिस डेटा को कलेक्ट करना। तो जॉब एनालिसिस डेटा को हम लोग जो है इस लास्ट में तो आएगा नहीं, है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका चला गया, क्योंकि कलेक्शन के बाद फिर और भी होगा ना नेक्स्ट स्टेज। सर सी। देखो पहले आएगा आपका प्रेपरेशन ऑफ द जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल है कि प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना है कि जॉब एनालिसिस प्रोसेस जो है उसको कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या मेथड्स होगा, कैसे जॉब एनालिसिस को लेकर के, तो वो तो पहला आ जाएगा आपका। पहला आएगा मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है जो जहाँ पर ये है, तो एक ही सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे देखना है ऑप्शन कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा बी, फिर आप सिलेक्शन करेंगे रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स टू बी एनालाइज, उसको एनालिसिस करना है। देन आपका उसके रिगार्डिंग आप कलेक्शन करेंगे डेटा को, तो आपका ई आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा सी, प्रेपरेशन जॉब डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में जॉब एंड एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। तो सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा नहीं है कि थ्योरी आनी चाहिए, कि अच्छे से अगर नहीं पढ़ा होगा आपने, एक एक फेज को सही से सीक्वेंस में नहीं लगा, याद नहीं किया होगा, तो आप नहीं लगा पाएंगे, आंसर लगा सकते हैं आसानी तरीके से। ऑप्शन देखिए, और इतना पढ़ा होता है, इतने सारे क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किए होते हैं, तो इतना समझ डेवलप हो जाती है कि पहले क्या आ सकता है, लास्ट में क्या आएगा। अब जैसे लिखा है कलेक्शन ऑफ जॉब्स एनालिसिस डेटा, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद भी तो प्रोसेस होगा बहुत सारा, तो ई तो नहीं आएगा लास्ट में, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ई लास्ट में नहीं आएगा तो पहले भी नहीं आएगा, क्योंकि कलेक्शन डेटा से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग करनी होती है, तो ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा। ओके, ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं होती है थ्योरी पढ़ने की, समझ में आता है कि प्लानिंग कब करनी होती है, डिफाइनिंग पहले आता है। ओके, अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही था, अगर आपको थोड़ा पता है कि इसका मतलब क्या होता है ना, तो ऐसे ऐसे करके देखो देखो, इसमें तो और आसान है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है इसका मतलब क्या है, हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें प्रॉपर लिखा होगा, समझ में आ जाएगा कि सी नहीं होगा। अब सी अगर नहीं होगा तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है, मतलब यहाँ पर भी सी है, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके, एक ही ऑप्शन है ना। बाकी इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो और ये भी देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 का है। क्या है इसमें क्वेश्चन में, आपको समझ में आ रहा है, चारों ऑप्शन होंगे, है ना। इसका तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी याद है तो भी समझ जाए कि माइक्रो आपका पहले आता है, इस प्रकार से सही सीक्वेंस लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पर
बी दिया हुआ है तो बी तो होगा नहीं, पहले बी नहीं आता, माइक्रो ही आएगा, है ना। ई आएगा अब लास्ट में मैक्रो, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, क्योंकि नए क्वेश्चन रहते हैं तो एग्जाम में बैठकर थोड़ा डर भी लगता है, एंजाइटी होती है, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। Psychosocial study is an ongoing process that involves exploration, observation, documentation of both subjective and objective facts about a variety of the source. Mutual engagement of the worker and the client in the process is very important. So B. देखो ऊपर लिखा है इन्होंने कि जो साइकोसोशल स्टडी है इज अ ongoing process, अच्छा ठीक है, दैट इन्वॉल्व एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, और दोनों फैक्ट्स का, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेस। ओके ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव में आपके सोशल फैक्टर्स आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे उसमें, उनको एग्जामिन करना, अंडरस्टैंड करना कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको समझना साइको सोशल स्टडी में आएगा। पहला कथन सही लिखा है। दूसरा लिखा है कि म्यूचुअल एंगेजमेंट ऑफ अ वर्कर एंड द क्लाइंट इज इन द प्रोसेस इज एसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण होता है दोनों का म्यूचुअल एंगेजमेंट। म्यूचुअल एंगेजमेंट जरूरी क्यों होता है? जिससे हम एक्यूरेट डेटा प्राप्त कर पाएँ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएँ, अच्छे से रिपोर्ट बिल्डिंग कर पाएँ, और एक सही तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एक इंटरवेंशन कर पाएगा सोशल वर्कर। उसके लिए म्यूचुअल एंगेजमेंट जरूरी है, तभी वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है वेरियस सोर्स से वो कलेक्ट कर सकता है एसेंस। ओके, इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी प्रोसेस में जहाँ पर सोशल वर्कर और क्लाइंट है तो उनके बीच में म्यूचुअल एंगेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। When people are disabled by the disease, stress is placed on the family member on other who supported and sustained them. Social worker address all relevant system, biological, social, psychological that influence a person situation. दोनों को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को किसी प्रकार की डिजीज है, ओके, सो द स्ट्रेस दैट इज प्लेस ऑन द फैमिली मेंबर आल्सो, ये हो सकता है कि वो कोई इलनेस है वो दैट इज गोइंग टू बियॉन्ड टू इंडिविजुअल्स एंड दैट कैन आल्सो अफेक्ट टू द वेलबींग ऑफ द फैमिली सिस्टम या फैमिली मेंबर और सपोर्ट नेटवर्क जो भी हेल्प कर रहा है। बताइए। So B. दूसरा यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है समझ में आ गया। Yes, sir. दूसरा लिखा है कि सोशल वर्कर एड्रेस और रेलेवेंट सिस्टम, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, जो कि किसी पर्सन की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो इसमें मतलब आपका जो फैमिली है वो अपने आप में एक सिस्टम है। ओके, और बाकी के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सन की सिचुएशन में, उसकी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या साइकोलॉजिकल या सोशल, सभी के सभी एक्सपेक्ट पर्सन के जो होते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं पूरे वेरियस सिस्टम मतलब फैमिली सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, समझें, या एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, तो है वो यहाँ पे लिखा है कि सोशल वर्कर एड्रेस और रेलिवेंट सिस्टम, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, जो कि किसी पर्सन के